Hello everyone, welcome back. So, in this video we will be talking about Hans Kelsen. कैल्सन की बात करनी है। कैल्सन की बात करनी है आज इस लेक्चर में। इससे पहले हम एनालिटिकल स्कूल कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक ब्रीफ। एनालिटिकल स्कूल हम कर रहे हैं जिसमें हमने बेंथम हमने कर लिया है और ऑस्टिन हमने कर लिया है। बेंथम और ऑस्टिन हमने देख लिया है। थर्ड हम बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल में हंस हेंस कैल्सन की। तो हम बात करेंगे हेंस कैल्सन की। इनका डेट ऑफ बर्थ 1881 और डेथ 1973। ठीक है, हेंस कैल्सन एंड ही बिलोंग टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। ऑस्ट्रिया को आप ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत करना। ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट कंट्री है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल वियना, आई थिंक वियना। हाँ, वियना इसका कैपिटल। तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया से अलग है। मैंने देखा कई बार बच्चे इसको ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज कर लेते हैं। और आगे बात करते हैं तो इनकी बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। बुक का नाम है वियना वियना स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये बुक का नाम है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ स्टार्टिंग में हेंस कैल्सन के बारे में। ऑलराइट। और एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं वो मैं बता ही चुका हूँ। एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। एनालिटिकल स्कूल में पहला जेरेमी बेंथम, हु वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। सेकंड जॉन ऑस्टिन, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। और तीसरे की हम बात कर रहे हैं अभी, हेंस कैल्सन की। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी इनके बारे में जो कई बार आपको एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हेंस कैल्सन की कुछ थ्योरीज थी। हम जूरिस्ट की थ्योरीज ही कर रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस में तो है क्या, सब जूरिस्ट की थ्योरीज है, लीगल थ्योरीज। तो पहली थ्योरी आप लिखो ग्रैंड नॉर्म की। एक है ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी जो हेंस कैल्सन ने दी थी। दूसरे की बात करें तो नॉर्मेटिव ऑर्डर। नॉर्मेटिव ऑर्डर का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। आगे बात करें तो आपने सुना होगा साइकोलॉजाइज, तो हम ठीक है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये थ्योरी भी हेंस कैल्सन ने दी थी। ये मोस्टली आपने स्कूल कॉलेजेस में भी ये वाली थ्योरी सुनी होगी या पढ़ी होगी एटलीस्ट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक था जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसको, डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड के बारे में। लास्ट वीडियो में रह क्या गया था, इसी में डिस्कस करना था हमें। तो डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड, ठीक है ना, ये टॉपिक्स हमें इसमें देखने हैं। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म, नॉर्मेटिव ऑर्डर, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड। इसके अंदर डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड के अंदर हमें देखना है, डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड जो है ना, इसी के अंदर हमें ऑट प्रपोजिशन भी देखना है। ऑट प्रपोजिशन, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंड में बताया था
ये भी हम डिस्कस करेंगे। ऑट प्रपोजिशन, तो इसके अंदर हमें दोनों ही थ्योरिस्ट के बारे में, इसके जूरिस्ट के बारे में देखना है, ऑस्टिन का भी और कैल्सन का भी। ऑलराइट, तो इतना हम आज देखेंगे। ठीक है, ये सब कवर होता है किसके अंदर, हैंस कैल्सन के अंदर, एनालिटिकल स्कूल, या मैं ऊपर लिख दूंगा अगर आप चाहो तो, एनालिटिकल स्कूल के अंदर। ये थर्ड जूरिस्ट की हम बात कर रहे हैं, थर्ड जूरिस्ट की। दो हम पहले देख चुके हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं आज। तो ये सारी चीज हमें देखनी है। ग्रैंड नॉर्म क्या होता है, नॉर्मेटिव ऑर्डर का क्या मतलब है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का क्या मतलब है, और डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड का क्या मतलब है, उसके अंदर ऑट प्रपोजिशन। ठीक है ना, तो ग्रैंड नॉर्म से स्टार्ट करते हैं हम। ऑलराइट, ग्रैंड नॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड नॉर्म, सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैंड नॉर्म, ग्रैंड नॉर्म से आप क्या समझते हो, ग्रैंड नॉर्म से आप क्या समझते हो। देखो, ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है, जो भी सोसाइटीज होती है ना, हर सोसाइटी, उसका एक सुप्रीम नॉर्म होता है। हर सोसाइटी, सपोज आप इंडियन सोसाइटीज के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में पीपल रहते हैं। तो अगर आप एक होल कम्युनिटी की बात करो, तो पूरी कम्युनिटी का एक ग्रैंड नॉर्म होता है। अकॉर्डिंग टू कैल्सन, कैल्सन का ये कहना है कि इन एवरी सोसाइटी देर इज सम अल्टीमेट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, देर इज सम अल्टीमेट सेट ऑफ प्रिंसिपल। तो कैल्सन का कहना है इसका कि इन एवरी सोसाइटी देर इज सम अल्टीमेट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ अल्टीमेट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, below which derogation is not possible, below which derogation is not possible। अब डेरोगेशन का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है वायलेशन। ठीक है ना, मतलब हर सोसाइटी में कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे वो सोसाइटी टिकी हुई होती है। तो अगर हम जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ग्रैंड नॉर्म क्या है, ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है सुप्रीम लॉ, उसके नीचे सारे लॉ आते हैं। ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है वो लॉ जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर सोसाइटी टिकी हुई होती है, ऐसा कैल्सन का कहना है। ठीक है, तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, तो हमारा ग्रैंड नॉर्म क्या है, आप क्या कहोगे ग्रैंड नॉर्म क्या है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो आज के टाइम में ग्रैंड नॉर्म हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि जैसे जो भी हमारे लॉज है, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, या एक्स वाई जेड आप कोई भी मान लो, इनकम टैक्स का मान लो, ठीक है, या लिमिटेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो लॉज हैं, ये कोई भी लॉ, इसके अलावा भी अगर और भी आप कोई सोच रहे हो, तो कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। अगर हम ग्रैंड नॉर्म को समझने की बात करें, तो कोई भी लॉ, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, विच एवर लॉ यू कैन थिंक ऑफ, it cannot derogate constitution, it cannot violate the principles of constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, कोई भी लॉ उसको वायलेट नहीं कर सकता। अगर वायलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके इसको एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। बट सिमिलर टर्म्स में आप समझोगे, सपोज
एक इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जैसे रिस्पेक्टिंग रिस्पेक्टिंग वुमेन, सपोज एग्जांपल लेते हैं। रिस्पेक्टिंग वुमेन ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल है और ये हमारी इंडियन सोसाइटी का एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कि हमें एक वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ग्रैंड नॉर्म है, एक नॉर्म है जो सोसाइटी में लॉ बनने से भी पहले है, ठीक है ना। सपोज जब ये लॉ बने नहीं थे, जब आईपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था, तो तब भी हम इन चीजों को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये क्या है? ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म के नीचे सारे लॉज होते हैं। ग्रैंड नॉर्म क्या है? वो सुप्रीम लॉ होता है सबके ऊपर और उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, ऐसा कैल्सन का कहना है। ये कैल्सन अपनी थ्योरी में इस बात को कहता है, ठीक है ना। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन सम प्रिंसिपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जैसे आप केशवानंदा भारती का जो केस है, उसमें क्या हेल्ड हुआ था? दैट बेसिक स्ट्रक्चर कैनॉट बी वायलेटेड। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ही तो एक ग्रैंड नॉर्म है। जो हमारे सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसी को कहा जाता है ग्रैंड नॉर्म। मतलब उसको आप डेरोगेट, उसको वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हेल्ड हुआ था केशवानंदा भारती केस में कि आप, गवर्नमेंट क्या चाह रही थी? गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर ले, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर ले। तो कोर्ट ने, मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूं, कोर्ट ने यही हेल्ड करा कि यू कैन अमेंड एनीथिंग, आप कुछ भी अमेंड कर लो कॉन्स्टिट्यूशन में, बट यू कैनॉट अमेंड द बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। आपको और कुछ अमेंड करना है तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात कैल्सन कहता है कि हर सोसाइटी का अपना एक ग्रैंड नॉर्म होता है, ठीक है ना। तो उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, वो सबसे सुप्रीम लॉ होता है। चाहे वो रिटर्न है, चाहे नहीं रिटर्न है, चाहे वो अनरिटर्न है, चाहे वो रिटर्न है, उससे मैटर नहीं है। अब मानो अभी तो आईपीसी में ये सब सारे ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, बट जब नहीं लिखे हुए थे किसी टाइम में, तो क्या उस टाइम पर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे? क्या उस टाइम पर मर्डर करना इतना ही उतना ही आसान था? या उस टाइम पर कोई और ऑफेंस करना उतना, मतलब देखो, सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मान लो एक, सपोज ट्राइबल एरियाज में, ट्राइब में, जंगल में भी आदमी रहते हैं तो वहां भी उनके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो हर सोसाइटी का एक ना एक प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं ग्रैंड नॉर्म, और उसी के अकॉर्डिंग बनता है लॉ। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ कैल्सन। ये कैल्सन का कहना था, कैल्सन का ऐसा मानना था, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप इसको नहीं मानते हो, बट कैल्सन का ये कहना था। हमें सिर्फ अभी जूरिस्ट के बारे में पढ़ना है, आपका क्या मानना है क्या नहीं है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो हम पढ़ रहे हैं कैल्सन का क्या मानना था, कैल्सन ने क्या थ्योरी दी थी, ठीक है ना। तो कैल्सन ने बोला कि ग्रैंड होता है, ग्रैंड, उसी के नीचे आप जो भी होगा ना, प्री एम्प्टरी नॉर्म उसी के नीचे होंगे। मतलब उससे सब कुछ उसके नीचे होगा, सब कुछ उसको अवॉइड करेगा, ठीक है ना। द ग्रैंड नॉर्म इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। दीज प्रिंसिपल्स आर द अल्टीमेट नॉर्म्स। ये जो प्रिंसिपल्स है सोसाइटी में, ये अल्टीमेट नॉर्म्स हैं और इनका डेरोगेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको डेरोगेट, इसको वायलेट, इसको किसी भी तरीके से आप बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मेटिव ऑर्डर की। ग्रैंड नॉर्म आपको समझ आया होगा। अब देखें, सेकंड थिंग है नॉर्मेटिव ऑर्डर, ठीक है। तो नॉर्मेटिव ऑर्डर की बात करते हैं। नॉर्मेटिव ऑर्डर क्या होता है?
नॉर्मेटिव ऑर्डर। अगर बात करें नॉर्मेटिव ऑर्डर की, तो ये वही ऑर्डर है जो ग्रैंड नॉर्म के अकॉर्डिंगली, जैसे ग्रैंड नॉर्म हुआ, उसके नीचे दूसरा लॉ हुआ, उसके नीचे दूसरा लॉ, उसके नीचे दूसरा लॉ, मतलब एक के नीचे एक लॉज होते हैं। जैसे ग्रैंड नॉर्म की बात करें, ठीक है, इसके नीचे अदर नॉर्म्स आते हैं। अदर नॉर्म्स, अदर में सारे कुछ भी आ रहे, मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, सारे लोग बाकी जो है आपके आईपीसी, सीआरपीसी, सब कुछ इसके नीचे आएगा। सबको इससे अबाइड करना है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना है। तो इसको बोलते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर, है ना। दे विल बी इन अ हायरार्की। तो ये सब एक हायरार्की में होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। तो इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव ऑर्डर। और इसका टेस्ट क्या होता है? टेस्ट फॉर ग्रैंड नॉर्म, टेस्ट फॉर ग्रैंड नॉर्म। अगर ग्रैंड नॉर्म फाइंड करना है कि ग्रैंड नॉर्म है क्या सोसाइटी में। अब ये तो बता दिया कि भाई जो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स होंगे, अल्टीमेट प्रिंसिपल्स होंगे सोसाइटी के, अल्टीमेट प्रिंसिपल्स होंगे सोसाइटी के, वो ग्रैंड नॉर्म होंगे। बट कैसे फाइंड करें? तो उन्होंने एक टेस्ट दिया, टेस्ट फॉर ग्रैंड नॉर्म। उन्होंने बोला कि देखो, अगर ग्रैंड नॉर्म फाइंड करना है ना, तो एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं मिनिमम एफिकेसी। मिनिमम एफिकेसी मतलब इसका क्या हुआ कि एक सोसाइटी में, मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वो उसको, उस नॉर्म को, उस प्रिंसिपल को फॉलो करती हो, ठीक है ना। देखो, वायलेटर्स तो हर जगह मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सोसाइटी में 100% आदमी किसी चीज को मानते हो। लेकिन अगर मान लो एक मिनिमम नंबर ऑफ, हालांकि कैल्सन ने ऐसा कोई मिनिमम नंबर बताया नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया है मिनिमम एफिकेसी का। उनका कहना है कि अगर एक सोसाइटी में एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल है जो एक चीज को फॉलो करते हैं और उसको प्रिंसिपल मानते हैं और उसको डेरोगेट नहीं करते, तो उसको आप बोलोगे कि वो ग्रैंड नॉर्म है। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं दिया कि भाई 50% होना चाहिए या 60% होना चाहिए या 70% होना चाहिए। ऐसा उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कुछ बताया नहीं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने इतना बताया कि एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए सोसाइटी में जो उस प्रिंसिपल को फॉलो करता हो, जो उस प्रिंसिपल से अबाइड करता हो और उसको डेरोगेट नहीं करता हो, ठीक है ना। तो ये हो गया मिनिमम एफिकेसी। ये किसका टेस्ट है? टेस्ट टू फाइंड व्हाट इज ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म है क्या? इसको मिनिमम एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। एफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है ना, इफेक्टिवनेस। तो यह आया समझ में। नॉर्मेटिव ऑर्डर तो हायरार्की ऑर्डर होता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। नॉर्मेटिव ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है? हायरार्की। सबसे सुप्रीम लो सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे दूसरा लो, उसके नीचे दूसरा लो, मतलब वो सब एक दूसरे को अबाइड करेंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आईपीसी आ रहा है सपोज, उसके नीचे सपोज प्रोसीजर आ रहा है उसका सीआरपीसी, तो ये सब एक दूसरे को अबाइड करेंगे, ठीक है ना। और सुप्रीम लॉ क्या होगा? ग्रैंड नॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सुप्रीम के लॉ क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से एक हायरार्की होती है, उसको नॉर्मेटिव ऑर्डर बोला जाता है। टेस्ट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थर्ड थिंग क्या थी, क्या क्या देख लिया? ग्रैंड नॉर्म, नॉर्मेटिव ऑर्डर, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। पहले, इससे पहले ये देख लेते हैं डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड, ठीक है ना। तो साइकोलॉजाइज्ड कमांड तो मैंने आपको कल बताई थी, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी साइकोलॉजाइज्ड कमांड ऑस्टिन की। ऑस्टिन की थ्योरी मैंने बताई थी। ऑस्टिन कहता है क्या होना चाहिए? एक सॉवरिन होना चाहिए
सॉवरेन की एक कमांड होनी चाहिए और कमांड के पीछे सैंक्शन होनी चाहिए। तो सॉवरेन का ऑस्टिन का कहना था, ऑस्टिन की जो थ्योरी थी, ऑस्टिन की जो थ्योरी थी, ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली एक सॉवरेन होता है, वो कमांड देता है और उस कमांड के पीछे क्या होती है, उस कमांड के पीछे होती है सैंक्शन। सैंक्शन मतलब पनिशमेंट, ठीक है ना, फियर, जिससे लोग उसको फॉलो करें। तो शॉर्ट में समझे इसको, तो सॉवरेन, सॉवरेन और सैंक्शन, ठीक है, मतलब वही, मतलब क्या, एक एलिमेंट ऑफ फियर, एलिमेंट ऑफ फियर। भाई सैंक्शन, डरेगा आदमी तभी तो काम करेगा ना। तो ये ऑस्टिन की थ्योरी थी, हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, जिसमें हमने ऑस्टिन को डिस्कस किया था कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजाइज्ड कमांड, साइकोलॉजाइज्ड कमांड, वो डीसाइकोलॉजाइज्ड करनी है ना हमें आज, लेकिन हमने ये करी थी साइकोलॉजाइज्ड कमांड। साइकोलॉजाइज्ड कमांड हमने देखी थी ऑस्टिन की थ्योरी में, हमने जब ऑस्टिन पढ़ रहे थे। तो इसमें था कि साइकोलॉजी मतलब माइंड, ठीक है ना। तो एक मेंटल फियर जब होगा आदमी को, एक फियर का एलिमेंट होगा जब आदमी के दिमाग में, तो वो उस फियर की वजह से उस काम को करेगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजाइज्ड कमांड। मतलब एक आज क्या कहते हैं, सॉवरिन ने एक कमांड दी और उस कमांड को जो पीपल है जिनको कमांड दी गई, जिसको वो रूल कर रहा है, वो उस फियर एलिमेंट की वजह से, जो सैंक्शन का फियर है, उस फियर की वजह से उस काम को करेंगे। उसको कहते हैं साइकोलॉजाइज्ड कमांड। अब डीसाइकोलॉजाइज्ड क्या होती है, इसी में अगर हम देखें डीसाइकोलॉजाइज्ड क्या होती है, डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड किसको बोला जाता है, तो अकॉर्डिंग टू केल्सन, इसी का अगर हम देखें उल्टा, डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड, तो केल्सन के अकॉर्डिंगली, ये केल्सन ने कहा था, केल्सन क्या कहता है कि देखो, हर सोसाइटी में एक ग्रैंड नॉर्म होता है और पीपल, वो जो ग्रैंड नॉर्म है ना, पीपल उसको किसी फियर की वजह से फॉलो नहीं करते। कोई भी आदमी उसको फियर की वजह से फॉलो नहीं करता, उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल है, वो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने अपने आप बनाए हुए। वो उसको किसी फियर की वजह से, डर की वजह से, या इसलिए कि भाई सैंक्शन लगेंगे इसलिए फॉलो नहीं करते। वो उसको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उसको मानते हैं, बिलीव करते हैं उस चीज में, ठीक है ना। जनता उसमें बिलीव करती है, ऑटोमेटिक ओबे करते हैं उसको, ओबीडियंस, अपने आप, अपने मन से, अपनी इच्छा से उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ग्रैंड नॉर्म जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू कैल्सन, कैल्सन अपनी थ्योरी में कुछ और कह रहा है, ऑस्टिन अपनी थ्योरी में कुछ और कह रहा है। ऑस्टिन कह रहा है कि भाई लॉ जब तक उस पर सैंक्शन होगा, उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे साइकोलॉजाइज्ड कमांड, ठीक है ना, क्योंकि उसके पीछे सैंक्शन है। कैल्सन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड जो ग्रैंड नॉर्म होता है, जो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, उसको लोग अपने आप फॉलो करते हैं बिकॉज वो उनमें बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो कमांड है या उसके पीछे सैंक्शन है तो इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। वो उसको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कैल्सन की थ्योरी डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑट प्रपोजिशन की। ऑट प्रपोजिशन, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो, आपको जितना मैं बता रहा हूं ना, इतना ही पता होना चाहिए। इसको आप अगर किसी बुक से रीड करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा उसमें नोट डाउन करने के लिए। बाकी अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको भी अगर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको जो मेरे पास नोट्स है वो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो। कमेंट्स में आप मेरे को लिख दो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ।
थ्योरीज की, ठीक है ना। और जितना इजी लैंग्वेज में हो सके, जितना शॉर्ट में मैं आपको बता सकूं चीजें, शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब ये नहीं मैं कुछ कट कर रहा हूं, मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको दे रहा हूं, जो जो आपको पता होना चाहिए उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बाकी थीसिस तो आप कितनी पढ़ सकते हो, बट आपके एग्जाम के लिए जो चीजें मैटर करती है, जो इंपॉर्टेंट है, उतना सफिशिएंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑट प्रपोजिशन की बात करते हैं। ऑट प्रपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें हम दोनों को देखेंगे, ऑस्टिन को, कि ऑस्टिन का क्या कहना है, और कैल्सन को। अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि कैल्सन जो है वो किस थिंकिंग से बिलोंग करता है और ऑस्टिन की क्या थिंकिंग है, ठीक है ना। तो ऑस्टिन तो सैंक्शन, कमांड, सॉवरिन, इन सब चीजों में बिलीव करता है। ऑस्टिन कहता है ऑट प्रपोजिशन, ऑट टू डू, ये ऑट वर्ड तो इंग्लिश वर्ड है, इसका तो आपको मतलब पता ही होगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, ऑट तो इंग्लिश वर्ड है, सेम सेम मीनिंग है इसका। बात करते हैं, ऑस्टिन कहता है कि कोई भी कमांड है तो वो कमांड कैसे होती है, एक्स ऑट टू या ऑट ऑट नॉट टू डू दिस। ये कमांड दी सॉवरिन ने, तो वो कहता है कि जो कमांड है सॉवरिन की, एक्स ऑट टू डू दिस और एक्स नॉट टू डू दिस, ये कमांड आई ऊपर से, ठीक है ना। तो जो इसमें ऑट है, दोनों ये ऑट, इसके साथ क्या जुड़ा होता है, ये कंडक्ट के साथ है कि भाई एक्स ऑट टू डू दिस, एक्स ऑट नॉट टू डू दिस, मतलब वो उस कंडक्ट को करेगा या उस कंडक्ट को नहीं करेगा, ठीक है ना। एल्स, एल्स इसको हटा देते हैं, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, एल्स ही शैल बी पनिश्ड, ये क्या हुआ, सैंक्शन। तो अब आप इसको ऐसे समझो, एक एक करके समझो, एक्स ऑट टू डू दिस एंड इफ ही विल नॉट डू दिस ही विल बी पनिश्ड। एक्स को कुछ करना है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। एक्स को कुछ नहीं करना है, अगर वो उसको करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये क्या है, ये जो ऑट है ये सॉवरिन की कमांड है। तो ये जो ऑट है ना, ऑट, ये हम इसको बोल सकते हैं सॉवरिन की कमांड है ये। तो ये वट, और ये ऑट किसके साथ जा रही है, ऑट गोज विद कंडक्ट, कंडक्ट, कंडक्ट के साथ जा रहा है ना ऑट। ऑट टू डू दिस, ऑट नॉट टू डू दिस, मतलब पनिशमेंट तो होगी, अगर वो उसको नहीं मानेगा तो पनिशमेंट तो मैंडेटरी है। अगर सॉवरिन ने बोला दैट यू ऑट टू डू दिस और यू ऑट नॉट टू डू दिस, तो अगर उसको वायलेट किया तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी। पनिशमेंट क्या है, मैंडेटरी है, ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली, ऑट थ्योरी में। ऑस्टिन का कहना है कि जो ऑट है ना वो कंडक्ट के साथ जाएगा, ऑट कंडक्ट के साथ है, पनिशमेंट के साथ नहीं है। पनिशमेंट तो मैंडेटरी हो जाएगी अगर उसने उसको नहीं माना तो, पनिशमेंट तो उसको मिलेगी मिलेगी अगर उसने उसको नहीं माना तो। कैल्सन का क्या कहना है, कैल्सन का कहना है इफ एक्स डज दिस और if x does this or does not do this, does this or does not do this, he ought to be punished, ought to be punished, ये कैल्सन का कहना है। अब इसमें आप डिफरेंस करोगे तो इसका जो ought है ये किसके साथ आया है, ये आया पनिशमेंट के साथ।
ठीक है, अब आपको ऑट थ्योरी समझ आई भाई। जो ऑस्टिन की ऑट थ्योरी है उसमें जो ऑट है वो कंडक्ट के साथ आ रहा है कि कंडक्ट ऑट हो सकता है, पनिशमेंट तो आपको मिलेगी मिलेगी अगर आपने उसको ब्रीच किया तो। कैल्सन का कहना है कि ऑट जो है ना वो पनिशमेंट के साथ है। अगर इफ एक्स डज दिस और डज नॉट डू दिस ही ऑट टू बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जा सकता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उसको पनिश करना ही होगा, ठीक है ना। तो इधर आप बोल सकते हो कि जो ये ऑब्लाइज्ड है इस सेंस में, इधर इसको आप वर्ब बोल सकते हो, वर्ब जो मिले ही मिले। और इस साइड में आप उसको, इस ऑब्लाइज्ड को आप क्या बोल सकते हो, नाउन। ये नाउन की तरह यूज हो रखा है, ठीक है ना। आई होप आपको वर्ब और नाउन तो आता ही होगा। तो बेसिक डिफरेंस आप समझे, इधर पनिशमेंट मैंडेटरी है और इधर डिस्क्रिशनरी। इधर ऑट जुड़ा हुआ है पनिशमेंट के साथ में और इधर ऑट जुड़ा हुआ है कंडक्ट के साथ में। अगर ऐसा करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं करेगा, करने के लिए बोला था तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ऑट थ्योरी, इसको बोलते हैं ऑट प्रपोजिशन, ठीक है, ऑट प्रपोजिशन। इसके बाद लास्ट बात करते हैं हम, क्या बच गया कैल्सन में, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये बच गई कैल्सन की थ्योरी। 3 हमने देख लिया। चौथी बात करते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की। देखो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या है, जिस टाइम कैल्सन अपनी अप्रोच से लॉ को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिस टाइम कैल्सन अपनी थ्योरी दे रहे थे बेसिकली, उस टाइम और थ्योरिस्ट और जूरिस्ट भी थे जो अपनी थ्योरीज दे रहे थे, ठीक है ना। उस टाइम और भी कई सारे जूरिस्ट थे। तो कैल्सन का कहना था, कैल्सन उन जूरिस्ट से, वो जो और बाकी जूरिस्ट थे उनसे थोड़े से डिसएग्री करते थे, उनको थोड़ा क्रिटिसाइज, थोड़ा डिसएग्री करते थे उनसे। बिकॉज हो क्या रहा था एट दैट टाइम, at that time there was a lot of metaphysical approach, there was a lot of metaphysical approach, metaphysical approach। अब आप मेटाफिजिकल आपको नहीं पता हो तो मोरल इसको आप बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो मोरालिटी और नेचर बोल सकते हो। तो हो क्या रहा था, कैल्सन ने जो ऑब्जर्व किया, तो कैल्सन के अकॉर्डिंगली जो और बाकी जूरिस्ट जो थे ना, तो वो अपनी लीगल थ्योरी में मोरालिटी को ऐड कर रहे थे, नेचर को ऐड कर रहे थे और बाकी चीजों को ऐड कर रहे थे, ठीक है ना। ऑल अदर जूरिस्ट वर मिक्सिंग मोरालिटी एंड नेचर विद लॉ, ठीक है। तो और सारे जूरिस्ट लॉ की थ्योरी के अंदर मोरालिटी को ऐड कर रहे थे, नेचर को ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू कैल्सन वो इसके अपोजिट थे बिल्कुल। उनका ये कहना था कि लॉ के अंदर कुछ भी आप मिक्स मत करो, मोरालिटी को मिक्स मत करो, नेचर को मिक्स मत करो, किसी और चीज को मिक्स मत करो, लॉ को प्योर रहने दो, जैसा लॉ है वैसा ही, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हिम यू शुड स्टडी लॉ एज इट इज एंड शुड नॉट मिक्स इट विद योर ओन थॉट्स। आप अपने जो थॉट है आपके, उनको लॉ के साथ मिक्स मत करो, ठीक है ना। अपने थॉट के साथ मिक्स मत करो, मोरालिटी के साथ मिक्स मत करो, नेचर के साथ मिक्स मत करो अपने मतलब लॉ को, ठीक है। तो ये उनका कहना था, इसको कहते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू कैल्सन देयर शुड नॉट बी एनी रिडक्शन इन लॉ और एनी मेटाफिजिकल
any metaphysical approach in law. According to him, law should not be understood in the surrounding context. लॉ को सराउंडिंग कंटेक्स्ट में नहीं समझना चाहिए और लॉ को सराउंडिंग कंटेक्स्ट में नहीं समझना चाहिए. एंड जूरिस्ट शुड नॉट पुट इन हिज ओन थिंकिंग और हिज ओन परसेप्शंस इनटू द स्टडी ऑफ लॉ. ठीक है ना. तो मतलब जूरिस्ट को अपनी थिंकिंग या फिर नेचर या मोरालिटी या किसी और सराउंडिंग सरकमस्टांसेस को उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए. लॉ को अलग रखना चाहिए और लॉ जैसा है उसको वैसे का वैसा ही समझना चाहिए. ठीक है ना. क्योंकि दैट विल रिजल्ट इनटू बिकमिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज. एंड ही वाज अपोज टू एनी अप्रोच ऑफ आइडियलाइजेशन ऑफ लॉ. आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंगली लॉ को बता रहे हो तो वो उसके अपोज करते थे उस आइडिया को कि आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंगली लॉ को डिफाइन मत करो, अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड मत करो, जैसा लॉ है उसको वैसा ही रहने दो. ठीक है ना. और कैल्सन, जैसा मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में ऑस्टिन के बारे में कि उनका सोचना था अकॉर्डिंग टू हिम इंटरनेशनल लॉ जो ट्रू लॉ नहीं होता बिकॉज उसमें सैंक्शन नहीं है, कोई सॉवरिन नहीं है. ठीक है ना. बट कैल्सन का ऐसा सोचना नहीं था. अकॉर्डिंग टू कैल्सन कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो अ लॉ. इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ. वो भी एक ट्रू लॉ है. ठीक है. तो कैल्सन की थ्योरी इतनी है. कंप्लीटली हमने डिस्कस कर ली कैल्सन की थ्योरी. इसके बाद हमें एचएलए हार्ट की बात करनी है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बाकी कैल्सन की थ्योरी में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ग्रैंड नॉर्म, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है ना, ऑट प्रपोजिशन, डी साइकोलॉजाइज्ड कमांड, नॉर्मेटिव ऑर्डर, तो ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की. आई होप आपको समझ आई होगी चीजें. बाकी अगर आप नोट्स चाहते हैं या कोई और हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं. मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा. तो ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चलिए हार्ट, नेक्स्ट क्लास में हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. इनमें देखो, इन क्लासेस में जो हमें अभी करी है बेंथम, ऑस्टिन और कैल्सन, तो इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है. अदरवाइज जो हम बाकी आगे बात करेंगे तो उनमें तो वो एक ही क्लासेस में दो दो तीन तीन कवर हो जाएंगे. उनमें इतना टाइम लगेगा नहीं. बाकी आपने अगर पहली एक दो वीडियो देखी होंगी स्टार्टिंग की तो उसमें मैंने पूरा ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है सब कुछ, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या क्या टेबल. आप एक टेबल मैंने डिस्कस करी थी, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. और तो अब मैं आपको आगे बताता रहूंगा. बाकी सफिशिएंट है. इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं. इतना भी अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे. और प्री में इससे बाहर तो नहीं आने चाहिए क्वेश्चंस. बाकी आप प्री के लिए जो बुक्स आती है एमसीक्यूज की, उसको भी अटेंड कर सकते हो, या आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज की वीडियो भी बना सकता हूँ. तो ठीक है. ऑल फॉर टुडे. चलो, थैंक यू.